ब्रेक के बारे में फिर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वसाल आजम। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा दो रियासतों में असम्बली के इंतखाबात जारी हैं, वोटिंग जारी है और इसके साथ साथ 17 रियासतों के कुल 51 सीटों पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि 2 सीटों पर, लोकसभा की 2 सीटों पर भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। और बीजेपी सेना, इसकी जो महायुति है, जो अलायंस है, ग्रैंड अलायंस, इसका सीधा मुकाबला समझा जा रहा है महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी से, जिसे महाआघाड़ी का नाम दिया गया। जबकि इसके अलावा कुछ पार्टियां हैं, जैसे एमएनएस ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। साथ ही वंचित बहुजन अघाड़ी है जो 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एमआईएम, जिसका अघाड़ी के साथ इत्तेहाद था इलेक्शन से लोकसभा इंतखाबात में, वो अभी इत्तेहाद खत्म हो चुका है। एमआईएम अलग जो इंतखाबात लड़ रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। वंचित अघाड़ी से राजेंद्र पटोले हैं और वसीम आर खान हैं जो बीजेपी से माइनॉरिटी मोर्चा को रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम अभी इस वक्त सीधा रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मोहिउद्दीन का, जो हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। मोहिउद्दीन, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और क्या मजमूई तौर पर परसेंटेज कुछ अगर जानकारी मिल पाई तो वो बताएं। साथ ही ये बताएं कि वोटिंग पैटर्न क्या बता रहा है मोहिउद्दीन। जी देखिए, मैं आपको सीधा लिए चलता हूं पोलिंग बूथ पर। हम मौजूद हैं मुंबई के आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन, पोलिंग स्टेशन के पीछे जो पोलिंग बूथ यहाँ पर बना हुआ है, आरजी पोलिंग बूथ, यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मतलब जो है वो लोगों की तादाद जो है वो अब शाम के वक्त बढ़ती जा रही है। लोग जो है वो घरों से निकलकर पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं और पोलिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कतारें लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि हमेशा से ये पैटर्न रहा है, एक बोला गया है कि शाम के वक्त जो है वो अक्सर और बेशतर जो है मुंबई कर बाहर निकलते हैं और पोलिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब वही कुछ नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसाल जिस तरह से सुबह के वक्त ये शिकायत आम थी कि सुबह के वक्त जो है वो पोलिंग नहीं हो पा रही है, लोगों की भीड़ नहीं है, पोलिंग परसेंटेज जो है कम है, तो शाम के वक्त जो है वो जो 2 घंटे जो बचे हैं इसमें जो है काफ़ी अच्छी पोलिंग होने का अंदेशा है और इस तरह के जो का गुमान है। तो देखा यह गया कि 1985 के इलेक्शन के बाद जो है वो असम्बली इंतखाबात में मुसलसल पोलिंग जो है वो बढ़ी है और पिछले असम्बली इंतखाब में जो है वो तकरीबन 54% के करीब पोलिंग थी। और पार्लिमानी इलेक्शन जो हुआ 2019 का उसमें भी अच्छी खासी पोलिंग परसेंटेज जो है वो देखा गया था। अब ये देखना है कि मतलब इस मरतबा जो है वो पोलिंग परसेंटेज किस तरह होता है, क्या होता है, इस पर देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि मुंबईकर्स जो है वो थोड़ा सुस्त रफ्तारी का शिकार होते हैं पोलिंग करने के मामले में। और इस बीच देखा यह गया कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पर्सनालिटीज़ हैं और उसके अलावा जो है वो फिल्मी हस्तियां हैं, वो बाहर आकर उन्होंने पोलिंग किया और लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकले और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। तो अब जब 6 बज जाएगा तो उस वक्त हमें मालूम पड़ जाएगा कि मतलब कुल सूरत हाल जो है वो क्या है पूरे महाराष्ट्र की। फ़िलहाल जो है वो 2 बजे के बाद से जो है वो पोलिंग फ़ीसद बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। अब शाम का वक्त है तो शाम के वक्त भी जो है वो तकरीबन पोलिंग फ़ीसद बेहतर होने की उम्मीद है। जी वैसाल। मोहिउद्दीन, आप सुबह से कवर कर रहे हैं, क्या आपको कुछ ऐसे कोई खबर मिली जहाँ पर कुछ तशद्दुद हुआ हो, या कितनी जगहों से आपको ये शिकायत मिली कि ईवीएम काफ़ी सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है या ईवीएम ख़राब रही? कुछ ऐसी बातें जो शेयर की जा सके, जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जब से सुबह से इलेक्शन कवर कर रहा हूं और साउथ मुंबई की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मैं गया हूं, वहां पर जो है वो कहीं पर भी तशद्दुद के वाक़यात, तशद्दुद की ख़बरें मौसूल नहीं हुई। उसके अलावा जो है वो तशद्दुद के अलावा मशीन के बिगड़ने की भी खबरें मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मतलब वसई विरार के इलाके में जो है वो एक किस्म की धमकी देने का मामला सामने आया है और उसके अलावा जो है वो महाराष्ट्र के कई इलाकों पर जो है मशीन के बिगड़ने का मामला सामने आया है। क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो इसकी शिकायत बाकायदा इलेक्शन कमीशन से की है कि मशीन जो है वो बिगड़ गई है और उसको जो है वो बनाने के लिए या उसका पोलिंग बूथ रिप्लेस करने के लिए वक्त दरकार है। तो इस किस्म की शिकायत आई है। लेकिन कुल मिला के मुंबई में जो पोलिंग हुई है वो पुरअमन हुई है। अभी तक किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात की खबर नहीं आई है। पुलिस भी बहुत मुस्तैदी से जो है वो अपने काम में लगी हुई है। उसके अलावा पोलिंग एजेंट और जो पोलिंग ऑब्जर्वर है वो भी जो है वो जगह जगह पर अपने
ड्यूटी पर तैनात है और वो ऑब्जर्वेशन में लगे हुए हैं। तो अभी किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़े की खबर फ़िलहाल मौसूल नहीं हुई है और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि मतलब आने वाले वक्त में यानी कि 6 बजने तक जो है वो पोलिंग इसी तरह से पुरअमन तरीके से चलेगी और लोग आएंगे और शांति से पोलिंग करते रहेंगे। एक और ये माहौल जो है वो इससे पहले नहीं देखा गया है। महाराष्ट्र का असेंबली इंतखाब है और महाराष्ट्र का असेंबली इंतखाब जहाँ कहीं पर का भी असेंबली इंतखाब होता है, ये समझा जाता है कि वहाँ के जो मकामी इशूज़ हैं और मकामी मुद्दे हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं, उन्हीं के बुनियाद पर कहीं ना कहीं वोटों का जमा होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या महसूस किया है कि इस बार पार्टियों का कैंपेन कैसा रहा? मकामी मुद्दे कैंपेन में ज़्यादा हावी रहे या फिर दूसरे मुद्दे हावी रहे? आवाम का रिएक्शन किस तरह का था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने सुबह से ही ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी ने जब अपनी मुंबई में ख़ास तौर पर जब इलेक्शन की इंतखाबी कैंपेन शुरू की तो उसने वाज़ेह कर दिया था कि ये इलेक्शन जो है वो 370 की बुनियाद पे लड़ेगी और 370 जो है बीजेपी का बहुत ही बड़ा कारनामा है। तो कश्मीर का मुद्दा होते हुए भी जो है वो उसको उन्होंने मुंबई में लेके आया और सीएम देवेंद्र फडणवीस हो या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जितने बड़े लीडर हो, उन सब ने जो है वो 370 के मुद्दे को, राष्ट्रवाद के मुद्दे को जो है वो बहुत ही अहम तरीन जगह दी अपनी कैंपेन में। तो इसका असर यहाँ पे दिखाई दिया। दूसरी बात यह है कि जो किसानों की खुदकुशी है उसके मामले में जो फडणवीस हुकूमत ने राहत पहुँचाने का काम किया है, जो फसलों का बीमा है और उसके बाद जो बुज़ुर्गों को जो पेंशन वगैरह है, तो जितनी भी स्कीमात हैं, मेट्रो रेल है, इसको बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरे कैंपेन में देखा यह गया है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना प्रोपेगेंडा इस पूरे के पूरे इंतखाबात में किया है, तो उसके मुकाबले में कांग्रेस एनसीपी की जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती दिखाई दी है। इसमें ये महसूस ये हुआ कि जिस तरह से बीजेपी अपना पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर रही थी आवाम के दरमियान इलेक्शन इंतखाबी रैलियों में, उस तरह का जवाब जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं आ पाया है। कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेबस महसूस करती हुई दिखाई दी। और दूसरी बात यह है कि मतलब कांग्रेस के बड़े लीडरान भी जो है वो कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं बन पाए। जब इस किस्म का क्रिटिकिज्म, इस किस्म की तनकीद जब होने लगी तो उसके बाद जो है वो राहुल गांधी महाराष्ट्र आते हैं कैंपेनिंग के लिए और कैंपेनिंग के बाद जो है वो 2-3 इलाकों में 4-5 सभाएं करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। क्योंकि मतलब जिस तरह का रुझान होना चाहिए था और जिस तरह का अटेम होना चाहिए था वो कांग्रेस की जानिब से नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, तो नेशनल लेवल के लीडर के आना यहाँ पर बहुत ही अहम है। जब इन्होंने देखा कि आखिरी मामला है और जी मोहुद्दीन, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूँगा। इस वक्त हमारे साथ अंबाला से हमारे नुमाइंदे मनोज राठी जुड़ चुके हैं, मैं ज़रा उनके पास चलता हूँ। मनोज, आप इस वक्त अंबाला में किस जगह पर हैं और आपने वहाँ पर किस तरह का रुझान देखा है? बाई इलेक्शन है लेकिन फिर भी लोगों में कितना जोश नज़र आया और क्या परसेंटेज अब तक नज़र आ रहा है वहाँ? मनोज, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, मैं फिर कोशिश करूंगा आपके पास आने की। फिलहाल हमारे साथ मोहुद्दीन मुंबई से जुड़े हैं। मैं फिर से मोहुद्दीन के पास चलता हूं। मोहुद्दीन, आपने ये बताया कि पॉलिटिकल कैंपेन किस तरह से रहा, एग्रेसिव कैंपेन किसका था, थोड़ा सब्टल कैंपेन किसका था, लेकिन मोहुद्दीन ये कहा जा रहा है कि शरद पवार जो है, जबकि उनकी उम्र या उनके सेहत उनका शायद उतना साथ नहीं दे रही है, उन्होंने ज़ोरदार कैंपेन किया है। क्या ये उन्होंने एक एक्स्ट्रा बर्डन लेके किया अपनी जो हामी पार्टी है कांग्रेस, उसके लिए भी? देखिए, मैंने अपनी बात जो है वो कतई कर दी थी। और सबसे अहम मामला ये है कि जब आखिरी में कांग्रेस को ये महसूस हुआ कि जो महंगाई है और बेरोज़गारी है, इकोनॉमी स्लो डाउन है, इसको जो है वो बहुत ही अच्छी तरह बनाया जा सकता है, तो उन्होंने जो है वो आखिरी अय्याम में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को मुंबई लाया। उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से खिताब किया और बिजनेसमैन से मीटिंग की। तो ये मतलब कांग्रेस का जो एग्रेसिव कैंपेन है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। इसके बरक्स से जो है वो अगर आप एनसीपी की बात करें, एनसीपी का गढ़ जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र माना जाता है और एनसीपी ने जो है वो पूरे महाराष्ट्र में ज़ोरदार कैंपेनिंग की और ज़ोरदार कैंपेनिंग के साथ साथ जो है वो बीजेपी के
इल्ज़ामात का और बीजेपी के जो खोखले दावे हैं उनका जो है वो भरपूर मुकाबला किया। शरद पवार पर जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगे। उनके भतीजे अजित पवार जो कि एनसीपी के नायब सदर भी रह चुके हैं और नायब वज़ीर आला भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन पर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक के मामले में जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है वो ज़मीन नहीं छोड़ी और इस पूरे के पूरे मामले का डट के मुकाबला किया। अजित पवार हमारे साथ जुड़ चुके मनोज अंबाला से, मैं आपके पास फिर आता हूं। लेकिन मनोज राठी अंबाला से हमारे साथ हैं। मनोज, आप इस वक्त कहां पर हैं? और पहला सवाल यही है कि किस तरह का रुझान देखा जा रहा है वोटर्स में? अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है वोटिंग के बाद का, क्या परसेंटेज नजर आ रहा है? हालांकि बाई इलेक्शन है। मनोज जी, मनोज बिल्कुल। देखिए, हरियाणा में इलेक्शंस हैं विधानसभा के, और अगर अभी तक हम बात करें कि करीब 4:30 बजे हैं और करीब 50% वोटिंग जो है वो अभी तक हुई है। लेकिन जो टक्कर है इस बार, अगर हम बात करें, अभी हम अंबाला में खड़े हैं और एक पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं, लेकिन अगर सुबह से अगर अभी तक की हम बात करें तो खासी भीड़ जो है वो नहीं दिखाई दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 50% वोटिंग जैसे मैंने बताया, लेकिन इस बार जो कड़ी टक्कर है बीजेपी की, यहां से अनिल विज एक हॉट सीट मानी जा रही है कि अनिल विज जो कैबिनेट मंत्री हैं, सेहत मंत्री भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो अगेंस्ट है चित्रा सरवावा जो आजाद उम्मीदवार खड़ी हुई है यहां से। दूसरी तरफ कांग्रेस से एक नया चेहरा है वेणु अग्रवाल, वो भी खड़े हुए हैं। तो कड़ी टक्कर जो है हम कह सकते हैं कि अंबाला से है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इलेक्शंस का जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पोलिंग जो है वो की जा रही है। हालांकि यहां पर सुबह से अगर हम बात करें तो इतना रश जो है वो नहीं दिखाई दिया। अभी तक करीब 50% जो है वोटिंग हुई है। लेकिन अंबाला एक ऐसी सीट है, हॉट सीट है। अनिल विज यहां पर है, करीब 5 बार वो यहां से जीते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई उन्होंने दावे किए हैं कि कई उन्होंने बेसिक कम्युनिटी से लेके कई लिस्ट जो है वो गिनवाई है कि उन्होंने ऐसे काम करवाए हैं लोगों की सुख सुविधाओं से लेके, या शिक्षा के मैदान में लेके, या फिर स्वच्छता को लेकर कई ऐसी चीजें जो है वो गिनवाई है। अगर हम बात करें अंबाला सीट एक ऐसी सीट है जहां पर कड़ी जो टक्कर है अनिल विज के साथ। एक इस बार जो आजाद उम्मीदवार है, हालांकि पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन अब इस बार टिकट ना मिलने की वजह से वो आजाद उम्मीदवार खड़ी हुई है, उनकी टक्कर में। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का जो यहां से अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा वो नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी और जो आजाद उम्मीदवार है उसकी कड़ी टक्कर यहां से देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक अगर जैसे मैंने बताया कि आपको 50% करीब वोटिंग हुई है। हालांकि सुबह से ही मिला जुला जो है वो असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह जब धीमी गति थी, लेकिन दोपहर के टाइम इसमें तेजी आई थी। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें करीब 50% जो है वो वोटिंग हुई है। हालांकि लोगों को अवेयर किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सखी नाम दिया गया है, एनवायरमेंट को लेकर वहां पर फूल पौधे लगाए गए हैं, सजाया गया है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको एक्साइटेड किया जा रहा है। मनोज, जरा मैं पॉलिटिकल इक्वेशन पर बात करना चाहूंगा। मनोज, लेकिन सबसे हरियाणा में बीजेपी एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है। पिछली बार कांग्रेस से सत्ता छीनकर बीजेपी ने इक़्तिदार संभाला, वहां आईएनएलडी भी आ चुकी है ओम प्रकाश चौटाला की, जेजेपी भी इस बार पॉलिटिकल फ्रेम में है दुष्यंत चौटाला की। तो ये तमाम पार्टियां, क्या ये जो आईएनएलडी है या जेजेपी है, ये क्या किसी की मतलब किसी पार्टी की बी पार्टी के तौर पर काम कर रही है, या फिर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और इस बार का इलेक्शन कुछ अलग दिख रहा है वहां हरियाणा में? जी देखिए, सबसे अहम बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि आईएनएलडी की बात करें, नई पार्टियां आई हैं, जेजेपी की बात करें या कांग्रेस पार्टी का। हालांकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट यहां पर देखने को मिली। अशोक तंवर जैसे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें छोड़ दी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर एक मजबूत पार्टी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि जो बीजेपी के उम्मीदवार यहां खड़े हुए हैं। हालांकि इस बार टक्कर जो है वो कड़ी है, क्योंकि जेजेपी अगर हम बात करें, जो जेजेपी है या और दूसरी पार्टी जो है, आजाद उम्मीदवार भी इस बार काफी जो कांग्रेस से नाराज होकर जो मैदान में उतरे हैं, आजाद उम्मीदवार उतरे हैं, उनकी भी काफी वोटिंग है, उनके साथ भी कई लोग हैं। क्योंकि इस बार मुद्दों की जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, विकास की बात की जा रही है कि विकास कितना पिछले 5 सालों में कराया गया। अब आने वाले समय में जो है लोगों को बताया जा रहा है कि ये काम करवाए जाएंगे, स्वच्छता को लेकर काम कराए जाएंगे, युवाओं की शिक्षा को लेकर काम कराए जाएंगे, हॉस्पिटलिटी की बात करें, बेसिक कम्युनिटीज की बात करें, कई ऐसी चीजों को लेकर लोगों के साथ बातचीत करें। हालांकि आईएनएलडी की अगर हम जेजेपी की आपको बात करें तो कई जगह जो है जेजेपी का भी दबदबा जो है वो
देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रचार प्रसार किया गया है उनकी तरफ से, वो भी बीजेपी को एक कड़ी टक्कर जो है वो दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि बीजेपी की साख की बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो करनाल से जो लड़ रहे हैं चुनाव, यहां से अनिल विज हैं, अभी कैप्टन अभिमन्यु है जी। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ले देखिए ये है कि इस बार जो टक्कर है वो कड़ी जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि लोगों में भी एक्साइटमेंट जरूर है, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो करीब 50% वोटिंग जो है वो अंबाला में हो चुकी है। आपको बता दूं कि 8.5 लाख वोटर जो है यहां पर हैं और करीब 902 जो यहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं अंबाला जिले की अगर हम बात करें। सबसे बड़ी बात यह है कि कड़ी टक्कर, हालांकि अनिल विज से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर स्वस्थ हैं और किसी भी तरह से कोई इसमें दोराहा नहीं है कि उनकी जीत ना हो, उनकी जीत पक्की है। जी ठीक है, आप उस सीट पर हैं अंबाला पे, लेकिन हमें मौका मिला है, हम तो आपसे कई तरह के सवाल करना चाहेंगे। मनोज, एक सवाल और ये है कि ये स्टेट इलेक्शन है हरियाणा का, क्या कैंपेनिंग के दौरान पार्टियों ने नेशनल इश्यूज को मुद्दा ज्यादा बनाया या स्टेट इशू को, जो वहां के रीजनल इश्यूज हैं, स्टेट के इश्यूज हैं, उनको मुद्दा बनाया? पब्लिक रिस्पांस किस तरफ है, स्टेट इश्यूज पे है या नेशनल इशू पे है? जी देखिए बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जो ये इलेक्शंस हैं हरियाणा की, हम बात करें इलेक्शंस हैं तो इनका जो मुद्दा होता है, इनका जो मेन मुद्दा है वो विकास को लेकर, विकास की बात की जाती है, युवाओं को जो शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है या बेसिक कम्युनिटीज जो है उसकी बात की जाती है। सबसे बड़ी बात यहां पर इस बार जो मुद्दा लेकर यहां पर जो सरकारें लड़ रही हैं, आपस में जो पार्टीज लड़ रही हैं, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि विकास जो है वो करवाना है। उनका किस तरह से होगा, किस तरह से विकास कार्य जो है वो करवाए जाएंगे, युवाओं को रोजगार जो है वो दिए जाएंगे, भर्ती के नाम पर जो किस तरह से काम किए जाएंगे, निष्पक्ष तरीके से काम किए जाएंगे, इस तरह के मुद्दों को लेकर जो है वो पार्टी जो है, अलग अलग पार्टी जो है लोगों से मिली, लोगों के बीच में गई, प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन इस बार अगर हम बात करें हरियाणा में तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर, हालांकि नेशनल इश्यूज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा में कई बड़ी रैलीज करी हैं, कई जगह हरियाणा स्टेट में जो है कई जगह रैलीज की हैं, लोगों के साथ बातें की हैं कि सबसे बड़ी बात विकास जो है वो पिछले 5 सालों में कराया गया है। बीजेपी सरकार में, खट्टर सरकार में जो है रोजगार दिया गया है, भर्तियों के नाम पर भी जो है निष्पक्ष। तो मनोज राठी से हम हरियाणा के बारे में बात कर रहे थे और चूंकि आपको बताया कि महाराष्ट्र और हरियाणा इन दोनों जगहों पर असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, वोटिंग जारी है। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं और हरियाणा भी एक ऐसी रियासत है जहां पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता हासिल की थी, कांग्रेस को हटाकर बस इक़्तिदार हुई थी बीजेपी। तो इसलिए बीजेपी के लिए हरियाणा में भी चैलेंज है कि वो अपनी इस पोजीशन को बरकरार रखे, जबकि कांग्रेस सामने चैलेंज है कि वो वापस जो है इस हरियाणा पर काबिज हो। क्या कुछ होगा वहां पर? वोटिंग जारी है, वोटिंग पैटर्न जारी है। किन मुद्दों को लेकर वोटर वोट देते हैं, ये उनके दिल की बातें होती हैं, ये जानना बहुत आसान भी नहीं होता। हमारे साथ जो मेहमान हैं महाराष्ट्र मुंबई से जुड़े हैं, वो वंचित अघाड़ी से राजेंद्र पटोले हैं और वसीम आर खान हैं जो बीजेपी मुंबई माइनॉरिटी मोर्चा से हैं, और हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन भी वहाँ मौजूद हैं। मोहिउद्दीन, मैं एक सवाल यहाँ जो मैंने मनोज राठी से किया वो आपसे भी कर रहा था, और असल में स्टेट इलेक्शंस में इशू क्या होनी चाहिए, इस पर बातें होती रहती हैं। Families coming to vote him. Of the youth has voted. Only 30% has voted. So we're seeing a lot of celebrities have come out and they've made a lot of appeal, but that hasn't really, moved people from their houses. I think a lot more people should come and vote. It's very important. Thank you so much, sir. Thank you, sir. तो महाराष्ट्र में इलेक्शन हो, मुंबई में वोटिंग जारी हो और सेलिब्रिटीज जो है यानी कि तारे जमीन पर ना दिखाई दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। और सुबह से आपने देखा कि लगातार कई बॉलीवुड के सितारे जो है वो घरों से बाहर निकले, वोटिंग खुद भी की और लोगों से अपील भी की कि वो वोट करें। इनमें शाहरुख खान का भी नाम था, सलमान खान, आमिर खान और ईशा कोप्पिकर और दूसरे कई, गोविंदा, ये लोग जो है आए और वोटिंग की और लोगों से अपील भी की। वंचित अघाड़ी से राजेंद्र पटोले, वसीम आर खान से बीजेपी के मुंबई माइनॉरिटी मोर्चा के वसीम आर खान साहब। और पटोले साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, जो अभी ये बात बता रहे थे मोहिउद्दीन हमारे नुमाइंदे, उससे जुड़ा मैं आपसे सवाल ही करना चाहूँगा कि
आपकी पार्टी का एजेंडा क्या रहा? किन मुद्दों को सामने रखकर वंचित बहुजन अघाड़ी ने वोट लोगों से मांगा है? क्योंकि आपको यह पता है कि कुछ ही महीनों पहले आप दोनों पार्टियां अलायंस में थे, अब अलग हो गए। जी, हम लोगों का मुद्दा है, पहला है शिक्षा का मुद्दा, दूसरा है कि जो हेल्थ सेक्टर है उस हेल्थ सेक्टर में बहुत काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हम लोग रास्ते नालियों को विकास मानते हैं। ये लोगों की डेली की ज़रूरतें है कि उन्हें अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, उन्हें हेल्थ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें बेसिक है। इसके आगे जाकर कम्युनिटी वाइज हमें कुछ चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, और उसका हमने जो हमारा जाहिरनामा बनाया है उसमें हर कम्युनिटी को ध्यान में रख के उसको बनाया है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से भी हमने कई काम किए, जिसमें जो बदहाली है मुस्लिम कम्युनिटी की उसके बारे में खास तौर से जिक्र है। उसमें जो सच्चर कमेटी की सिफारिशें है उसके बारे में हमने ध्यान में रख के कुछ चीज़ें बनाई है। दूसरा जो है महमूदुर रहमान कमेटी की जो सिफारिशें थी उसको भी हमने ध्यान में रखा है। और कई चीजें ऐसी है कि जो मुस्लिम तबका है खासकर उसका गवर्नमेंट की जो जॉब्स है उसमें कहीं दिखाई नहीं देते, बहुत कम परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में है। इसलिए हमने ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई चीज़ें हमारे मैनिफेस्टो में लिए हैं, और हम लोग जो लड़ने जा रहे हैं उसमें जो खास चीज़ें हैं वो यही है कि किसी को भी, आप जो भारतीय संविधान का मूल तंत्र है उसमें ये बताया गया है कि हर आदमी को आप उसमें कोई इस तरह से कास्ट बेस पे, रेस बेस पे, जबान के बेस पे उसको किसी तरह से दबा नहीं सकते। और ये बेसिक चीज जो है वो हम लोगों ने यहाँ इलेक्शंस में लिए है। जी, फेयर जो माहौल होना चाहिए सोसाइटी में वो आना चाहिए, कानून का पालन सभी ने करना चाहिए। और इसलिए हमने शुरुआत जो की थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इसको कानून के दायरे में रजिस्टर करवाएंगे, ये हमने लोकसभा में शुरुआत की थी, और उसको यहाँ पर भी हमने कायम रखा है कि ऐसी तंजीमें जो यहाँ के संविधान को नहीं मानती उसको कानून के दायरे में लाना है। जी, तो ये आपके मुद्दे थे, और आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने इन मुद्दों को आवाम तक पहुंचाने में पूरी मेहनत की है, कामयाब हो गए हैं? जी, सबसे बड़ी जो रैलियां हुई है बीजेपी के बाद वो हम ही ने की है। ये अलग बात है कि किसी चैनल ने हमको नहीं बताया है, चैनल्स ने हमको वो स्कोप नहीं दिया है। आप चैनल्स ने जो है वो एक तरफा इलेक्शंस करवा के रखे हैं। किसी भी पार्टी को जो आप चाहते हो कि इलेक्शंस में अगर अलायंस किसी पार्टी का है तो बीजेपी सेना और उसके बाद मन से, इसके अलावा कोई भी चैनल पर ना तो आपको एमआईएम दिखी ना उसमें वंचित दिखी। जी, ये आपको ऐसा लगता है? आप तो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, देखिए आपको इतना वक्त मिल रहा है बोलने के लिए। जी, वसीम साहब आपसे एक सवाल है। कैंपेन के बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कैंपेन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी, लेकिन यहाँ भी अभी आपकी पार्टी को नुमाइंदगी मिल रही है और हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है कहने का, ये हमारे चैनल पे बात आप कर पा रहे हैं। वसीम साहब, एक सवाल आपसे है कि ठीक है वो माइनॉरिटी के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, चूंकि वो मैंने आपसे पूछा ही था एक सवाल कि 5 साल लग गए, आपने महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का अपना दफ्तर, सरकारी दफ्तर अपना वहाँ की हुकूमत नहीं दे पाई। ठीक है, वो पब्लिक है, वो समझेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 4 बड़े मुद्दे बताएं जिसकी बुनियाद पे आपको लगता है कि इस पे वोटिंग वहां पर जो है वो बीजेपी शिवसेना के फेवर में जा रही है। सर, जिस तरह से पिछले 5 सालों में आप रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, आप सड़क देखिए, इस देश की तरक्की के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हमने जिसको 12 किलोमीटर रेलवे मेट्रो लाइन बिछाने में कांग्रेस और एनसीपी ने 15 साल लगा दिए, हम और 12 किलोमीटर बनाया। हमने पिछले 5 सालों में 250 किलोमीटर तक मेट्रो की लाइनें बिछा दी। चंद रोज में, मुझे लगता है गालिबन कुछ ही महीनों में वो उसका उद्घाटन भी होगा। और हमने पूरे महाराष्ट्र में बिजली पहुंचाने का काम किया, पूरे महाराष्ट्र में हमने पानी पहुंचाने का काम किया, और किसान के दुख दर्द तक हम पहुंचे और उनकी समस्याओं का निवारण
करने का भी हमने किया। आप ये देखिए, हमारे बाढ़ पीड़ितों के लिए पूरा महाराष्ट्र जिस तरह से एकजुट होके माननीय देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा रहा और हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत सारी मदद पहुंचाई। तो बहुत सारे बहुत सराहनीय काम है। अगर जो मैं गिनाने बैठ जाऊं तो मुझे लगता है 2 दिन मुझे लगेगा गिनाने में। मैं अपने सबसे पहले आपने रोजगार की बात की थी, सबसे पहले कितना रोजगार दे पाई आपकी हुकूमत इन 5 सालों में? आप देखिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, हमने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, उसमें उससे ज्यादा हमने रोजगार दिए, भले वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी उस महकमे में हो, तो हमने रोजगार देने की कोशिश की। महाराष्ट्र में आपने 2 करोड़ रोजगार दिया है, एकदम निचले स्तर पर। नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं सर। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं सर। महाराष्ट्र में भी हमने रोजगार दिया है लोगों के लिए। आप देखिए, हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन अहमद से बने हुए मोहिउद्दीन नहीं है, लेकिन अभी आप भी सुन पा रहे, वसीम आर खान साहब को सुन पा रहे होंगे। मैंने इनसे एक सवाल किया था कि 5 सालों में वो एक महाराष्ट्र स्टेट सर्च कमेटी का अपना दफ्तर, सरकारी दफ्तर जो है वो क्यों नहीं बन पाया, जबकि उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए काम हुआ है। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो बातें कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार उन्होंने दिया है, महाराष्ट्र में रोजगार मिला है नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार और बाकी तमाम चीज़ें आपने सुनी हैं, आप क्या इस पर रिएक्ट करेंगे एज ए रिपोर्टर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सियासत जो रही है बीजेपी की, वो बहुत ही मुख्तलिफ रही है। मतलब यहाँ पर जो है वो फडणवीस हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी गम गुस्सा यहाँ पर देखा गया है किसानों की जानिब से, और उसके अलावा जो है वो आम लोगों की जानिब से। लेकिन जो है वो फडणवीस हुकूमत के मुतबादिल में उनको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, या कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनको यहाँ पर दिखाई नहीं देती। और मोदी जी ने खुद कहा है, और बीजेपी खुद रोज़ अव्वल से कहती आई है कि मतलब कमज़ोर अपोजिशन का ताना देती आई है, तो इसके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर ये 2 करोड़ रोज़गार की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है महाराष्ट्र का हिस्सा भी होगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो तेज़ी से बेरोज़गारी बढ़ी है, तेज़ी से जो है वो महाराष्ट्र मंदी की लपेट में आया है, किसानों की खुदकुशी रुक नहीं पाई है। उसके अलावा जो है वो ये मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो मेट्रो का जो काम है वो दिन ब दिन जो है वो लंबता ही जा रहा है, कोई फाइनल तारीख कोई बता नहीं सकता। तो हालात जो है महाराष्ट्र में बहुत अच्छे नहीं है, दगरगू हालात है। लेकिन कुछ स्कीमों के ज़रिए, कुछ इस तरह का बयानबाजी के ज़रिए और कुछ अपनी अपोजिशन की नाकामी के ज़रिए जो है वो बीजेपी जो है वो फायदे में दिखाई देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बहुत अहम खबर